चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं ना। तो हेडिंग तो फिर गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। पहला 6 पॉइंट है, इसमें 5-6 पॉइंट है। नंबर 1 लिखो, गोल क्या है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, क्या था? टू आइडेंटिफाई approximately to identified all the approximately to identified all the approximately 20,000 to 25,000 जीन्स को आइडेंटिफाइड करना, ये गोल था। समझ रहे हो? 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए, इन ह्यूमन डीएनए, ये गोल था फर्स्ट। सेकेंड लिखो बेटा, डिटरमाइन द sequences of the 3 billion base pairs, chemical base pairs that make up human DNA, ह्यूमन डीएनए। बेटा 3 बिलियन जो बेस पेयर्स हैं उनको डिटरमाइन करना, उनके सीक्वेंस का पता लगाना है ना, जो ह्यूमन जीनोम को बनाते हैं, बेस पेयर्स। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस, टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन, next point, to store this information in databases. Now next point is to store, next point, to improve tools for data analysis। डेटा एनालिसिस के लिए बेटा टूल्स को इंप्रूव करना है ना, जो मेथड्स हमारे हैं, जितने भी टूल्स हैं हमारे, टू इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, transfer related technologies to other sectors such as industries, उसमें अप्लाई करना है ना इस टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एंड लास्ट है, एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, address the ethical, 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 legal and social issues in bracket ELSI bracket close, ELSI bracket close, that may arise from the project, that may arise from the project, means these are the goals of human genome project। ठीक है, समझ में आ गया होगा, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन इज बेनिफिट्स फ्रॉम HGP। क्या क्या बेनिफिट्स हैं बेटा, अब हेडिंग दो, benefits from
HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। बेनिफिट्स फ्रॉम HGP, all the knowledge about effect of the DNA variations, the knowledge about effect of the DNA variations among individuals can lead to discover new ways in diagnosis, treatment. Individuals can lead to discover new ways in diagnosis. डायग्नोसिस जानते हो? डायग्नोसिस किसी को पता है? बताना जरा। डायग्नोसिस की डेफिनेशन पता है? डायग्नोसिस मींस क्या होता है, किसी को पता है? बताना बच्चों। आप में से किसी को डायग्नोसिस वर्ड की मीनिंग पता है? टू आइडेंटिफाई डिजीज। शाबाश बेटा आकाश रंजन। हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज है ना, आइडेंटिफाइड करना कि ये मतलब इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स कौन सा है, कॉज क्या है, कॉज ऑफ द डिजीज एक्चुअल में, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ वेरियस डिजीजेस। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ वेरियस डिजीजेस, ये बेनिफिट है बेटा। अगर हमें सीक्वेंसिंग का पता लग जाए तो ये एक बेनिफिट होगा जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं या और भी बहुत सारी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए सेकेंड, इट कैन हेल्प इन लर्निंग अबाउट DNA sequences of non-human organisms, that can lead to understanding of their natural capabilities, full stop, continue. This can be applied to solve challenges in health. This can be applied to solve challenges in health cases, agriculture, energy production, environmental remediation, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फुल स्टॉप, कंटिन्यू। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया ईस्ट, काइनोरेडिटीज, बैक्टीरिया ईस्ट, काइनोरैप्डिटीज,
काइनोरैबिडिटीज, RHABDITIES, काइनेरोबडेटीज, in bracket a free living non pathogenic nematode। काइनेरोबडिटीज क्या होता है बेटा? ये जो है ये क्या है? निमेटोड होता है, फ्री लिविंग है ना। इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो, इट इज अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड, कॉमा ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के बारे में जानते हो? वो तो फ्रूट फ्लाई है, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ड्रोसोफिला, कॉमा प्लांट्स इन ब्रैकेट राइस ब्रैकेट एक्सेट्रा have also been sequenced, ठीक है। इनकी भी सेक्वेंसिंग की जा चुकी है बेटा, ह्यूमन जीनोम के अलावा, है ना। बैक्टीरिया की भी, ईस्ट की भी, और ये जो निमेटोड है इसका भी, ड्रोसोफिला का भी, राइस प्लांट का भी, एक और है प्लांट अरेबिडोप्सिस प्लांट का नाम है बेटा, इसकी भी सेक्वेंसिंग की जा चुकी है। समझ रहे हो? अब लिखो मेथेडोलॉजी कैसे करते हैं सेक्वेंसिंग। मेथेडोलॉजी नंबर 3 जो भी होगा, मेथेडोलॉजी। मेथेडोलॉजी, ठीक है। मेथोडोलॉजी में लिखिए, there are two type of approaches for analyzing the genome, ठीक है। फर्स्ट है बेटा एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, नंबर 1 इंपॉर्टेंट है ये, है ना। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स क्या हो जाएगा? ESTs। मतलब क्या होता है बेटा? सभी जीन्स को जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब पूरा जो डीएनए होता है आप जानते हो उसका 98% एक्चुअली में 98%, लेस देन 2% जीन जो होते हैं, जितना भी डीएनए कंटेंट सेल के अंदर है बेटा, उसका टोटल डीएनए का लेस देन 2% डीएनए ही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन केवल कुछ ही डीएनए का हो पाता है, तो उनको आइडेंटिफाइड करना क्या है बेटा? ESTs है। एक्सप्रेस्ड, जो प्रोटीन सिंथेसिस मतलब ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है डीएनए, ठीक है ना, वही तो जीन होता है। तो एक्सप्रेस, उसका पता लगाना, आइडेंटिफाइड करना, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स होता है। समझ रहे हो? तो लिखिए इसमें, identified all the genes which expressed as RNA, जो RNA के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, उसको हम बोलते हैं बेटा एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ठीक है।
अब क्या होता है बेटा कि जो इसको कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं, आप जानते हो, जो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस को अगर हम आइडेंटिफाइड करते हैं, कहां पे कोडिंग है कहां पे नॉन कोडिंग है बेटा, उसको हम बोलते हैं बेटा सीक्वेंस एनोटेशन, है ना। सीक्वेंस सीक्वेंस उसको बोलते हैं बेटा सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। सीक्वेंस एनोटेशन, इसमें लिखिए sequencing the whole genome, sequencing the whole genome in bracket coding and non coding, in bracket coding and non coding, sequencing of whole genome in bracket coding and non coding regions and later, आज सारे बच्चे हैं, आज सारे बच्चे लगभग हैं, है ना, बीच में कुछ बच्चे एब्सेंट होने लगे थे, ठीक है। sequencing the whole genome both in bracket both coding and non coding regions and later assigning the different regions with functions, later assigning ASSIGNING, assigning the different regions with functions, मतलब जितना भी जीनोम में डीएनए है बेटा, सबके अलग अलग फंक्शन को का पता लगाना बेटा, है ना, वो क्या होता है सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स आपको समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है सबका, कुछ बीच बीच में बोलते रहो, यहां तक सही चल रहा है, लिख पा रहे हो, ठीक है। अभिजीत बिल्कुल ओके है, ओके, चलो अच्छी बात है। अब हेडिंग दो बेटा सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम, रवि रंजन अर्पण वर्मा, बहुत अच्छा बच्चों। अब लिखिए मैं ना प्रेक्षित वालिया लेफ्ट कर गया, नेट चलता नहीं है इनका ठीक ठाक बेटा, हम लोग वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कर लेंगे, वैसे तो वो यही हूं सर, अच्छा ठीक है। अब लिखो बेटा सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम, हेडिंग दो sequencing of genome, sequencing करते कैसे हैं बेटा sequencing हम डीएनए का, चलो एक एक पॉइंट बताते चलेंगे। वैसे तो अगर बायोटेक्नोलॉजी आप लोग पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद पढ़ते तो और आसानी होता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम कर लेंगे, सारी चीजें बता देंगे थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम डीएनए को निकालते हैं सेल से बाहर, और बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज कर देंगे, है ना। या अगर प्लांट सेल है, अगर मान लो कोई वैसे प्लांट सेल अगर है तो हम एंजाइम से ट्रीट कर देंगे। बैक्टीरियल सेल है, मान लो बैक्टीरिया के अंदर का निकालना है तो लाइसोजाइम से, फंगस सेल है बेटा तो उसको काइटिनेज से, एंजाइम से ट्रीट करते हैं। वैसे एनिमल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंपल है, उसके बाहर सेंट्रीफ्यूज कर देंगे, बाहर आ जाएगा डीएनए, ठीक है। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए द होल डीएनए ऑफ द सेल इज आइसोलेटेड, द होल DNA of the cell is isolated and converted into small fragments, बेटा ये जो डीएनए है, ये इतना बड़ा डीएनए है मान लो, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। आपको पता है
ये छोटे छोटे पीसेज में कैसे कटेगा? कोई भी डीएनए छोटे छोटे पीसेज में कैसे कटता है, पता है आपको? हाँ या ना? यस और नो? पता है? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम सुना होगा आपने, कभी तो सुना होगा। सुना है नहीं सुना है? हाँ या ना? बोलो। सुना है, मैंने ही बताया था रेन। अरे वाह जी वाह रवि रंजन, बहुत बढ़िया बच्चे। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को शायद। मतलब इसमें बेटा अगर हम रेन लगा दें, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो ये क्या करेगा, डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में काट देगा, है ना? तो इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सेकेंड, दीज फ्रेगमेंट्स आर क्लोन्ड, पहला स्टेप। दूसरा लिखिए, दीज फ्रेगमेंट्स आर क्लोन्ड, CLONED, क्लोन्ड इन अ होस्ट। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सारी बातें, क्लोन्ड इन अ होस्ट। होस्ट, अब ये होस्ट क्या हो सकते हैं बेटा? बैक्टीरिया और ईस्ट, कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ, ये समझ में आना चाहिए आपको। बैक्टीरिया के जीनोम में बेटा या प्लाज्मिड में इसको जोड़ के इन फ्रेगमेंट्स की मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं। समझ रहे हो? मल्टीपल, इसकी क्लोनिंग कर लेते हैं बेटा, जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं। समझ रहे हो? बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है? यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स, यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स। तो बैक्टीरिया को अगर वेक्टर के जैसा हम यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं बेटा BAC, यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर, वेक्टर लाइक BAC एंड YAC, BAC एंड YAC। इन ब्रैकेट आप लोग लिखोगे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ठीक है? हाँ, उसमें उसके साथ अटैच करा के बेटा इसकी कॉपी बना लेते हैं यूजिंग BAC एंड YAC। ठीक है? एंड ऑल्सो PCR कैन यूज्ड, and also PCR can used for DNA cloning, for DNA cloning। पॉलीमर चेन रिएक्शन में बेटा अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, PCR हम पढ़ेंगे एम्प्लीफिकेशन नाम से, उसमें बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि किसी आर्टिफिशियली, मतलब ऐसे हम डीएनए को की एक सिंगल कॉपी है उसकी मल्टीपल कॉपी कैसे हम बनाते हैं, है ना? मल्टीपल कॉपी और बनाते क्यों हैं, है ना? वो सारी चीजें हम बताएंगे इसी चैप्टर में, बताएंगे हम आपको। ठीक है? PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन, पॉलीमर चेन रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड लिखिए, थर्ड लिखिए, डीएनए फ्रेगमेंट्स वर सेक्वेंस्ड, डीएनए फ्रेगमेंट्स वर सेक्वेंस्ड, डीएनए फ्रेगमेंट्स वर sequenced as annotated का मतलब कि उसको आइडेंटिफाई कर लेना, है ना? डीएनए सीक्वेंस, ठीक है? डीएनए सीक्वेंस,
DNA sequence using अंडरलाइन करके लिखना है इसको, यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए sequence, automated using automated DNA sequence, automated DNA sequence that worked on the principle developed by Frederick Sanger. फ्रेडरिक सैंगर, इन्होंने डेवलप किया था बेटा टेक्निक ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, छोड़ो, ये टेक्निक डेवलप की थी किसने? फ्रेडरिक सैंगर ने। ये नाम याद रखना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, ये लिखा हुआ है, इसलिए आपको ये याद रखना है, फ्रेडरिक सैंगर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विद स्टार Sanger also developed method for determination of amino acids. Sanger also develops method for determination of amino acid sequences in protein. मतलब प्रोटीन में अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस का पता लगाने के लिए बेटा टेक्निक भी इन्होंने ही डेवलप की थी, फ्रेडरिक सैंगर ने। ये भी बात याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोर्थ लिखो, these sequences were then arranged on the basis of some overlapping regions present in them। जो ओवरलैपिंग रीजन होता है उसके बेसिस पे, है ना, कहां कहां एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, मतलब कि सेम सीक्वेंस कहां कहां पे है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स were used to align align the sequences. Next point, the sequences were then annotated. Annotated, annotated and assigned to assigned to different chromosomes,
नेक्स्ट पॉइंट या कंटिन्यू, फुल स्टॉप, कंटिन्यू। all the human chromosomes have been sequenced. All the human chromosomes have been sequenced. ठीक है, सभी की sequencing की जा चुकी है। 22 autosomes, 22 autosomes, X and Y chromosome, X and Y chromosome। और बेटा क्रोमोसोम फर्स्ट जो था ना, क्रोमोसोम फर्स्ट जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है, उसकी सीक्वेंसिंग बेटा एक्चुअली 2000 मई 2006 में 2006 में कंप्लीट हुई। वैसे तो ये प्रोजेक्ट 2003 तक चला था, करने का वो था, लेकिन 2006 में बेटा, मई 2006 में क्रोमोसोम फर्स्ट की सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई। तो फुल स्टॉप के बाद कंटिन्यू लिखो क्रोमोसोम फर्स्ट वाज लास्ट टू बी सीक्वेंस्ड, क्रोमोसोम फर्स्ट वाज लास्ट टू बी सीक्वेंस्ड in May 2006, 2006। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, with the help of polymorphism, with the help of polymorphism, बेटा ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बहुत बड़ी चीज होती है, समझ रहे हो? ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस में होता है, और नॉन कोडिंग सीक्वेंस में क्या, कोडिंग में भी हो सकता है। मतलब एक्चुअल में ये पॉलीमॉर्फिज्म है क्या, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है क्या, इसको हम डिटेल बताने वाले हैं आपको। अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शुरू करेंगे तब, समझ रहे हो एक्चुअल में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या चीज है, अभी लिख लो है ना। और नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो होता है बेटा, उसमें जब हम डीएनए को, ये डीएनए का मान लो ये बल्क में डीएनए है हमारे पास, ये बल्क में डीएनए है, इसको हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में अगर हम काट देते हैं तो कुछ हमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, कुछ बेटा ऐसे छोटे छोटे मिलते हैं, कुछ थोड़ा बड़े बड़े मिलते हैं, ऐसा कुछ बड़े बड़े मिलते हैं। इनको हम बोलते हैं बेटा मिनी सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स, और इसको बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट्स। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम मिनी सैटेलाइट्स का यूज करते हैं बेटा। और पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअल क्या है अभी बात करने लगेंगे तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा छूट जाएगा। तो हम ये सारे डीएनए के प्रॉपर्टी के बारे में, सैटेलाइट क्रोमोसोम क्या होता है एक्चुअल में, सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, मिनी सैटेलाइट्स क्या होता है, माइक्रो सैटेलाइट्स क्या होता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में वेरिएशन है बेटा एट अ जेनेटिक लेवल, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, पॉलीमॉर्फिज्म ड्यू टू म्यूटेशन। अब ये सारी बात है जो हम अच्छी तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बात करने वाले हैं। अभी तो लिखो आप बस पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इन माइक्रो सैटेलाइट्स, with the help of polymorphism in microsatellites and REN, REN मतलब क्या, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, रेन कॉमा रिकॉग्निशन साइट, माइक्रोसैटेलाइट्स एंड रेन रिकॉग्निशन साइट। मतलब रेन कहां पे पकड़ता है डीएनए को काटने के लिए, डीएनए को किस जगह से वो पकड़ेगा, कहां से काटेगा, स्पेसिफिक पॉइंट से काटता है
बेटा जिसको हम पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, लेकिन पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस मैंने आपको बताया नहीं है, अभी बता दूंगा, वो बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअल में है ना। तो रिकॉग्निशन साइट कॉमा द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑफ द जीनोम, the genetic and physical maps of the genome have been prepared, have been prepared, have been prepared। ठीक है, अब जो बताने जा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन यहां से पूछता है काफी, है ना। सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, salient feature of human genome फर्स्ट। चलो वन बाय वन करके सारी बात करेंगे, है ना। ह्यूमन जीनोम में प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या मिला, क्या क्या हमने आइडेंटिफाइड किया, उसको वन बाय वन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, ह्यूमन जीनोम कंटेन, ह्यूमन जीनोम कंटेन, human genome contain 3164.7 3164.7 million base pairs। human genome contain 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स, बेटा मिलियन बेस पेयर्स। ठीक है, जो बिलियन में कितना हो जाएगा, अगर बिलियन में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये बताओ, बिलियन में अगर लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा, बोलो, लिखो लिखो, 3.1647, हाँ बिलियन हो जाएगा बेस पेयर्स। बिल्कुल सही बात है, ये डेटा एनालिसिस है बेटा, इसको याद रखना है आपको, ठीक है ना। इतना बेस पेयर्स होते हैं ह्यूमन जीनोम में, कोडिंग नॉन कोडिंग सारा मिला की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दूसरा लिखिए, द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ, द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ, एवरेज जीन की बात कर रहे हैं, द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस पेयर्स, 3000 बेस पेयर्स। बेस पेयर्स नहीं बेटा, बेस, बेसेस लिखो बस इसमें, बेसेस, 3000 बेसेस। ठीक है, बेसेस, फुल स्टॉप। द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन, जीन इज, द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन इज, जीन इज डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन। इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफिन, मस्कुलर, है ना, मिपेन मस्कुलर डिस्ट्रोफिन, ये डिजीज एक होती है। तो डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होती है बेटा, इस प्रोटीन को सेक्रीट करने वाला एक जीन होता है जो एक्स क्रोमोसोम पे होता है ना। क्या लिखा आपने, द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन इज डिस्ट्रोफिन ऑन एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है बेटा, इस प्रोटीन को बनाने वाले जीन की बात हम कर रहे हैं, है ना। हैज 2.4 मिलियन बेसेस, हैज 2.4
मिलियन बेसेस, 2.4 मिलियन बेसेस होता है बेटा डिस्ट्रोफिन वाले जीन में। ये सबसे बड़ा हमारे बॉडी का सबसे बड़ा जीन होता है, समझ रहे हो, सबसे बड़ा जीन जिसमें कि 2.4 मिलियन बेसेस हैं, तो बहुत बड़ा जीन हो गया, ठीक है ना। अगर इसको किलो बेसिस में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 किलो बेसिस, केबी, केबी में हो जाएगा किलो बेसिस, ठीक है, फुल स्टॉप। इसी में लिखो, इसी पॉइंट में लिखो नेक्स्ट पॉइंट, बीटा ग्लोबिन एंड इंसुलिन जीन्स आर बीटा ग्लोबिन 10 किलो बेसिस होते हैं इसमें, बीटा ग्लोबिन एंड इंसुलिन जीन्स आर लेस देन 10 किलो बेसिस, 10 किलो बेसिस के होते हैं, मतलब छोटे होते हैं ये जीन्स में, है ना, 10 किलो बेसिस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द ह्यूमन, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट लिखिए, द ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ, इतना डिफरेंस क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों है, बेटा देखो, कार का जो इंजन है बेटा, तो कार एक यूनिट है, ठीक है, कार को चलाने वाला जो इंजन है बेटा, उसमें कोई पार्ट्स बहुत छोटा है, कोई पार्ट्स बहुत बड़ा है, लेकिन है तो सारे इंजन के पार्ट। तो आप ये मत सोचो कि वो छोटा वाला पार्ट है तो उसके बिना भी काम चल सकता है, ऐसा नहीं है। इंजन चाहे बड़ा, देखो, छोटा और बड़ा पार्ट सबकी अपनी जगह उतना ही इक्वल इंपॉर्टेंस है, किसी के भी एब्सेंस में इंजन चलेगा, चल नहीं सकता, रुक जाएगा। छोटा और बड़ा का यहाँ कोई मतलब नहीं है बेटा, टाइप ऑफ प्रोटीन डिसाइड करता है कि उसका बड़ा जीन कितना बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो, जीन कितना बड़ा होना चाहिए। जैसा प्रोडक्ट जिस तरह का प्रोडक्ट बनाना है बेटा, जिस तरह का प्रोडक्ट बनाना है हमें, उसी तरह का जीन होगा, नेचर ने उसी तरह का जीन मॉडिफाइड किया। एक हमें घर बनाना है, उस घर में क्या करना है, हमें फैक्ट्री डालनी है, बनानी है, ये कुछ क्या करना है कि हमें रहने के लिए बनाना है ना, मतलब किस पर्पज से हमें बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, उसके हिसाब से हम बनाते हैं। उसी तरह से जीन की लेंथ बेटा, बेस पेयर्स की, जिस तरह का कैरेक्टर उसको एक्सप्रेस करना था, प्रोटीन की टाइप जिस तरह की थी, उसी तरह का जीन को मॉडिफाइड किया गया बाय द नेचर, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट लिखिए आप, द ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ अबाउट, the human genome consists of about 30,000 genes, 30,000 genes ह्यूमन जीनोम में बेटा, है ना, इतने जीन्स पाए जाते हैं बेटा। लेकिन जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो एज्यूम किया गया था कि बहुत ज्यादा जीन्स होते हैं, मतलब 80 टू 1,40,000, आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि 80,000 टू 1,40,000 जीन्स होते होंगे, ऐसा सोचा गया था, बट ऐसा हुआ नहीं, है ना। कितने आइडेंटिफाइड हुए, 30,000 जीन्स। तो लिखिए, ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ 30,000 जीन्स, कॉमा, which much lower than previous estimates, which much lower than previous estimates of 80,000 to
80,000 to 1,40,000, 1,40,000 जीन्स। ठीक, पहले इतना सोचा गया था कि इतना एस्टिमेट हमने किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के पहले, इतना जीन्स हो सकते हैं, बट पाया कितना गया? 30,000 जीन्स। ठीक बात है, बहुत आसान है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, या इसी में स्टार लगा के लिखो, स्टार लगाओ बेटा, इसी पॉइंट के बाद लिखिए 99.9%, 99.9% nucleotide bases are exactly the same in all people. 99% nucleotide bases are exactly the same in all people. ठीक है, अब देखो जो जो जीन्स होते हैं बेटा, जो पूरा जीनोम होता है, ह्यूमन जीनोम जो होता है बेटा, उसमें 99.9% जो जीन्स हैं वो सभी ह्यूमन में कॉमन है। तो डिफरेंस कितने का है बेटा? डिफरेंस कितने का है? दो इंडिविजुअल्स में, ह्यूमन में डिफरेंस कितने का है? 0.1% जो बेस सीक्वेंसेज हैं उसी का डिफरेंस है। दूसरी चीज बेटा कि अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा बताने जा रहे हैं अब, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, बट इस बात को समझने के लिए हम बता रहे हैं आपको कि अप्रोक्स 90% genes of mouse and human are same। समझ रहे हो? वो भी मैमल है, हम भी मैमल हैं। तो 90% जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं बेटा, सीक्वेंसेज हैं, वो सिमिलर हैं माउस में और ह्यूमन में। ठीक है, अब ह्यूमन का जो है बेटा, ड्रोसोफिला की बात हमने की थी अभी पिछले चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी, कि जो ड्रोसोफिला होता है, ड्रोसोफिला, उसका जो जीन्स जितने होते हैं उसका हमारे में, ड्रोसोफिला में जितने जीन्स है बेटा उसका जस्ट डबल हमारे में है। मान लो उसका एक्स है, अब तो निकाल सकते हो, मैंने जीन्स, नंबर ऑफ जीन्स बता दिया हमने। तो ड्रोसोफिला में हमारे में जितने जीन्स पाए जाते हैं उसका हाफ है, उसका जस्ट हाफ है। बैक्टीरिया में 6 टाइम्स, हम बैक्टीरिया से 6 टाइम्स मोर डीएनए है बेटा, किसमें? ह्यूमन में। लेकिन लिली एक प्लांट है बेटा, लिली प्लांट है, लिली प्लांट में 18 टाइम्स ज्यादा जीन्स होते हैं ह्यूमन से। तो बॉडी के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं है नंबर ऑफ जीन्स, ये मैं आपसे बताना चाहता हूं। बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल, कि बॉडी के साइज से मतलब नहीं है, स्पीशीज से कोई मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ जीन्स किसमें कितना पाए जाएंगे। क्लियर है बात? यहां तक, यहां तक क्लियर है बच्चों? यस और नो? बोलो। ठीक है, इसको लिखना चाहोगे तो लिख लो, इसको लिखना चाहोगे तो लिख लो, फिर काम आएगा आगे। लिखो, हाँ लिखो। ह्यूमन जीन काउंट, ह्यूमन जीन काउंट is around the same as, human gene count is around the same as that of the mouse, same as that of the mouse, comma 90% of genes are, 90% of the genes are equal to that of mouse, 90% genes are identical to that of mouse। Next point, we have more than twice, we have more than twice as many genes in Drosophila, twice as many genes Drosophila, and
6 times more genes and 6 times more genes in bacterium, in bracket E. coli, in bacterium E. coli, ठीक है, E. coli, full stop. The size of genome or number of genes, the size of genes, कैसे ये, the size of genome or number of genes is unconnected. The size of genome or number of genes, the size of genome and the number of genes is unconnected with the complexity of the body organization. The size of genome or number of genes is unconnected with the complexity of body organization. Example लिखो या like, such as, like Lily has, Lily, Lily has 18, Lily has 18 times, Lily has 18 times more DNA, Lily has 18 times more DNA than human genome, comma, yet it produces fewer protein, fewer protein than us, मतलब जीन्स ज्यादा है उसके पास लेकिन प्रोटीन कम बन रही है, समझ रहे हो, जीन्स ज्यादा हैं प्रोटीन कम बन रही है, than us, because its DNA has more इंट्रॉन्स की एक्सॉन्स. आप बताओ उसमें लिली के डीएनए में एक्सॉन्स ज्यादा होंगे कि इंट्रॉन्स ज्यादा होंगे? इंट्रॉन्स ज्यादा होंगे. परीक्षित वालिया, बहुत बढ़िया बेटे. मोर इंट्रॉन्स, बिल्कुल सही बात है, मोर इंट्रॉन्स एंड लेस एक्सॉन्स. बहुत बढ़िया भाई, तो मजा आ गया, आप लोगों को याद है, वेरी गुड. ठीक है, अब इसके आगे बेटा हम लोग कल करेंगे.